हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं हम? जो प्रकृति है उसमें जो जैविक घटक पाए जाते हैं और जो अजैविक घटक होते हैं उनका जो सम्मिलित रूप होता है उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। हमारी जो प्रकृति है वो अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र है, ये नाम सबसे पहले A.G. टेंसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि प्रकृति में पाए जाने वाले जो सजीव हैं और निर्जीव कारक हैं, प्रकृति में उपस्थित सजीव और निर्जीव कारक जो हैं उनका जो पारस्परिक संबंध और उनके द्वारा होने वाली जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। टेंसले जी ने कहा कि सजीव और निर्जीव कारक उनकी जो परस्पर क्रियाएं और प्रक्रियाएं जो होती हैं उनका जो सम्मिलित रूप होता है उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। प्रकृति है वो अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र की भांति कार्य करता है। उसमें पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटक हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके दो घटक होते हैं। पहला होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटक है ये इसका मुख्य पार्ट होता है। अजैविक घटक है इसका छोटा पार्ट होता है। जैविक घटक है वो आगे पुनः विभाजित होता है स्वपोषी और परपोषी में। जैविक घटक का जो पहला पार्ट होता है वो होता है स्वपोषी। स्वपोषी को कहा जाता है उत्पादक। स्वपोषी का तात्पर्य है कि वे पादप या वे सजीव जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। स्वपोषी का मतलब अपने लिए पोषण का निर्माण है, ये खुद करते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। परपोषी परपोषी उन्हें कहते हैं जो भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर करते हैं, इन्हें परपोषी कहा जाता है या इन्हें उपभोक्ता भी कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन का निर्माण खुद न करके भोजन के लिए स्वपोषी पर आश्रित होते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी भी कहा जाता है। फिर परपोषी जो होते हैं वो आगे दो घटकों में विभक्त होते हैं। पहला जो होता है गुरु उपभोक्ता होता है और जो दूसरा होता है लघु उपभोक्ता होता है। गुरु उपभोक्ता को वृहत उपभोक्ता भी कहते हैं और लघु उपभोक्ता होता है उसको अपमार्जक कहते हैं। लघु उपभोक्ता कवक और जीवाणु होते हैं। गुरु उपभोक्ता है वो पुनः प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता में विभक्त किया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता हम किसे कहते हैं? आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे हरे पादप हैं इन्हें उत्पादक कहते हैं। जैविक घटक जो होते हैं उसमें पहला जो पार्ट होता है वो हरे पादप होते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खरगोश है इसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ये हरे पादपों का, घास का भोजन के रूप में इनको ग्रहण करते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता हम उन्हें कहते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनको भोजन के रूप में जो ग्रहण करते हैं उनको हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कुत्ता है वो खरगोश को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, इसको द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। इसे मांसाहारी भी कहते हैं। इसके बाद आता है तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता वो होता है जो द्वितीय उपभोक्ता होता है उसे भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसको हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे शेर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उत्पादक होते हैं हरे पादप, प्राथमिक उपभोक्ता उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं इनको द्वितीय जो उपभोक्ता है वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर जो द्वितीय उपभोक्ता है वो भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं तृतीय उपभोक्ता के द्वारा। तो इस प्रकार से ये एक श्रृंखला पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में इस तरह की अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इन खाद्य श्रृंखलाओं का है एक जाल गूंथा हुआ होता है पारिस्थितिक तंत्र में। यहाँ से एक घास होता है, इसको अलग अलग, और ये जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं, इसको खाद्य जाल कहा जाता है। और इन खाद्य जाल से निर्मित जो होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इसके जो जैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं, वो सब मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता है खरगोश है, हिरण है, इन सबको मान सकते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता ये तृतीय उपभोक्ता होते हैं। फिर तृतीय उपभोक्ता है जैसे शेर है,
बाद में मर जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद ये लघु उपभोक्ता जो होते हैं इनको अपमार्जक कहते हैं। इनके अंदर जीवाणु, कवक इन सबको सम्मिलित किया जाता है। तो इसका विघटन करने के लिए ये अपमार्जक कार्य करते हैं। तो इसको जटिल कार्बनिक पदार्थों से छोटे छोटे सरल कार्बनिक पदार्थों में डिवाइडेड कर दिया जाता है, जिससे ये अपने लिए भोजन ढूंढ लेते हैं और जो बाकी की एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है उसको वायुमंडल में रिलीज कर दिया जाता है और इसका विघटन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ये खाद्य श्रृंखला होती है, इसका जो प्रत्येक स्तर होता है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इनका अपमार्जक के द्वारा अपघटन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे कि वायुमंडल में जो वेस्टेज है वो मृदा में चले जाते हैं, जो आगे हरे पादपों के लिए फिर काम में आते हैं, और जो जीवाणु और कवक होते हैं वो अपने लिए भोजन ढूंढ लेते हैं और जो बाकी की ऊर्जा होती है वो वायुमंडल में देखिए दोस्तों, ये एक खाद्य श्रृंखला है। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक घास है, हरे पादप हैं। ये सूर्य की उपस्थिति में यहाँ से जो सूर्य की किरणें आती हैं उनको उपयोग में लेके हरे पादप हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इनको स्वपोषी कहते हैं। फिर ये हरे पादप हैं, ये उत्पादक का कार्य करते हैं। इनको उपभोक्ता है वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता होता है। इसको हम कीट है ये घास को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर ये जो कीट है इसको मेंढक जो है वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया। इसके बाद जो सांप है वो मेंढक को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो ये जो है द्वितीय उपभोक्ता जो है वो तृतीय उपभोक्ता के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। फिर सांप है, इसको उच्च उपभोक्ता भी जिसको हम बोलते हैं बाज है, वो भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये एक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। उत्पादक सिर्फ ये होते हैं, ये किसी पर आश्रित नहीं होते। भोजन का निर्माण सूर्य की उपस्थिति में खुद करते हैं। इसके बाद जितने भी सजीव होते हैं वो भोजन के लिए हरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए हरे पादपों पर निर्भर होते हैं। इसके बाद बाज है, इसका अपघटन होता है। जो कवक है, शैवाल है, उनके द्वारा अपघटन कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमने भी देखा था कि जो हरे पादप होते हैं उत्पादक का कार्य करते हैं। ये सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा मिलती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करके उत्पादक है, हरे पादप है, वो भोजन का निर्माण करते हैं। इन हरे पादपों को जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर यहाँ से मांसाहारी तक पहुँच जाता है भोजन, फिर इनका अपघटन होता है। इस तरह से खाद्य श्रृंखला है वो चलती रहती है। अब इस खाद्य श्रृंखला के अंदर है जो ऊर्जा प्रवाह है वो किस तरह से होता है। जैसे उत्पादक या हरे पादप हैं, ये भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से जो ये शाकाहारी जीव जंतु है ये भोजन के रूप में हरे पादपों को ग्रहण करते हैं। तो जो ऊर्जा यहाँ से प्रथम पोषक स्तर तक पहुँचती है उसमें से 90% ऊर्जा है वो श्वसन के रूप में नष्ट हो जाती है और सिर्फ 10% ऊर्जा है वो प्रथम पोषक स्तर तक पहुँच पाती है। श्वसन के उपरांत उत्पादक में जो संचित कार्बनिक पदार्थ होता है वो शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहलाता है। हरे पादपों का जो श्वसन के बाद में संचित कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं इनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। शाकाहारी जीव जंतु होते हैं उनके द्वारा प्रत्येक स्तर में जो ऊर्जा है उसका अधिकांश भाग उष्मा में रिलीज होता है। जैसे यहाँ से पहले पोषक स्तर में 90% भाग है उष्मा के रूप में रिलीज हो जाता है, सिर्फ 10% भाग है वो आगे जो पोषक स्तर होता है उस तक पहुँच पाता है। प्रत्येक स्तर में जो ऊर्जा होती है वो कम होती जाती है। प्रगामी ह्रास होता है उष्मा का। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक ऊर्जा है वो कम होती जाती है। विश्व की जो कुल ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है। हमें पता है हम ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। जैसे यहाँ पर है ये प्रकाश ऊर्जा है, इसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य के द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा आ रही है, हरे पादप उसका उपयोग करके भोजन का निर्माण कर रहे हैं। फिर ये भोजन शाकाहारी जीव जंतु ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर शोषण के रूप में जो ऊष्मा निकल जाती है वो 90% होती है।
10% ऊष्मा वो पहले पोषक स्तर तक पहुंच पाती है। फिर शाकाहारी जीव जंतुओं को मांसाहारी जीव जंतु ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर जो 10% है उसकी 90% ऊष्मा के रूप में रिलीज हो जाती है और सिर्फ 10% है वो यहाँ तक पहुँच जाती है। तो इस प्रकार ये जो श्रृंखला है जितनी बड़ी होगी, ऊष्मा है वो पोषक स्तर तक उतनी कम पहुँचेगी। जैसे यहाँ पर है, इससे यहाँ पहुँचेगी, फिर कम होगी, फिर मांसाहारी से अपघटन तक फिर कम होगी। तो खाद्य श्रृंखला जितनी बड़ी होगी, जो ऊर्जा प्रवाह है वो धीरे धीरे फिर आगे जो ऊर्जा है वो कम पहुँचेगी। खाद्य श्रृंखला जितनी बड़ी होगी, ऊष्मा है वो ऊर्जा का प्रभाव उतना अधिक होता है। यहाँ पर जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो एक दिशीय होता है। जैसे उत्पादक से अगर शाकाहारी तक जा रही है जो ऊष्मा है, तो इसी दिशा में जाती है। जैसे यहाँ से अपघटक तक जा रही है ऊष्मा, अपघटक से वापस है ऊष्मा हरे पादपों की तरफ नहीं आती है, सिर्फ अपघटक की तरफ ही जाती है। प्रत्येक स्तर में जो संचित ऊर्जा होती है उसकी 90% श्वसन में नष्ट हो जाती है। और ये बात है वो लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने 1942 में बताई थी। इन्होंने कहा था कि सिर्फ 10% ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो ही आगे वाले पोषक स्तर में पहुंच जाती है, बाकी की ऊष्मा के रूप में रिलीज हो जाती है। तो इसे लिंडमैन का दशांक का नियम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। हरे पादप होते हैं वो शाकाहारी जीव जंतु द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, तो यहाँ जो ऊर्जा होती है वो 90% ह्रास होता है और 10% पहुँचती है। फिर शाकाहारी को मांसाहारी ग्रहण करते हैं तो यहाँ भी 90% ऊर्जा ह्रास होती है और 10% है वो आगे पहुँच पाती है। फिर मांसाहारी का अपघटन होता है तो यहाँ भी 90% ऊर्जा है वायुमंडल में रिलीज होती है। तो इस प्रकार से जो श्रृंखला है जितनी बड़ी होती है, बाद में ऊर्जा जो है वो आगे वाले पोषक स्तर तक उतनी ही कम पहुँच पाती है। तो फ्रेंड्स, ये था पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।